तो चलिए आज चलते हैं हरियापुर नाम के गांव में। एक ऐसी जगह जहां ताकत, गरीबी और अहम आत्मसम्मान के बीच ना एक खामोश जंग सी छिड़ी हुई है। आज की कहानी इसी जंग के बारे में है। आइए मिलते हैं इसके किरदारों से और देखते हैं उनकी दुनिया को। कहानी की शुरुआत मुखिया के इन्हीं शब्दों से होती है। और ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, नहीं, ये तो हरियापुर गांव की कड़वी सच्चाई है। एक ऐसी दुनिया जहां बस एक आदमी की मर्जी ही, समझ लीजिए, कानून बन चुकी है। तो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में हैं दो लोग। एक तरफ है रामलाल, एक बेचारा गरीब मोची, और दूसरी तरफ है गांव का अमीर और दबंग मुखिया। इन दोनों की दुनियाओं के बीच आप कह सकते हैं एक बहुत गहरी खाई है, और बस यही खाई इस पूरी कहानी की नींव है। अब इन दोनों परिवारों के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ है रामलाल का परिवार, गरीब जरूर है पर अपनी इज्जत और मेहनत से जीते हैं। और फिर दूसरी तरफ है मुखिया और उसका बेटा, जो अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को दबाने में करते हैं। मतलब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, मुखिया का रामलाल से जूते ठीक करवाना और फिर बिना पैसे दिए चले जाना, ये तो उनके लिए कह सकते हैं रोज की बात है। और ये शोषण कितना गहरा है, इसका अंदाजा रामलाल की बेटी गौरी की बातों से लगता है। तो ये सिर्फ धौंस पट्टी नहीं है, ये एक सोचा समझा एक वित्तीय जाल है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और उन्हें कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है जहां से निकलना नामुमकिन है। तो अब तक जो लड़ाई पूरे गांव की थी ना, वो सिमटकर एक परिवार की बन जाती है। क्यों? क्योंकि मुखिया का बेटा बलराम, वो अपनी नजर डालता है रामलाल की बेटी गौरी पर, और बस यहीं से ये टकराव सीधा और कह सकते हैं पर्सनल हो जाता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। गौरी जंगल में अकेली है और बलराम उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है, और फिर वो अपनी दौलत, अपने रुतबे का दिखावा करके गौरी को डराने और साथ ही लुभाने की कोशिश करता है, और साथ में भद्दी बातें तो करता ही है। लेकिन गौरी का जवाब जरा सुनिए, क्या बात है। वो बिना डरे पूरी की पूरी ताकत से बलराम को उसकी हद बता देती है। उसके शब्द एकदम साफ हैं कि सम्मान बिकाऊ नहीं होता। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां एक कमजोर समझी जाने वाली लड़की अपनी हिम्मत से एक ताकतवर को सीधी चुनौती दे रही है। अब गौरी के इस इनकार से बलराम तो तिलमिला जाता है और वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। अब वो सीधे गौरी के पिता रामलाल के पास पहुंचता है और एक प्रस्ताव लेकर आता है। एक ऐसा प्रस्ताव जो ऊपर से तो फॉर्मल लगता है, लेकिन असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रामलाल अपनी बेटी का सौदा एक आरामदायक जिंदगी के लिए कर देगा? जरा उस दबाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ बेटी का भविष्य है और दूसरी तरफ परिवार का स्वाभिमान। एक पिता के लिए इससे मुश्किल चुनाव और क्या हो सकता है ना? लेकिन रामलाल का जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत होता है। वो बलराम के शादी के प्रस्ताव को साफ साफ ठुकरा देता है, और उसके ये शब्द ये साबित कर देते हैं कि इस परिवार के लिए उनके उसूल, उनके मूल्य ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। पर कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? यहाँ भी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। परिवार पर एक अचानक मुसीबत आन पड़ती है, एक मेडिकल इमरजेंसी, जो उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उनका स्वाभिमान, उनकी मजबूती, सब कुछ दांव पर लग जाता है। अब जरा इस लाचारी को समझिए। रामलाल की पत्नी कौशल्या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। इलाज के लिए चाहिए महंगी जड़ी बूटियां, और वो जड़ी बूटियां मिलती हैं सिर्फ दूसरे शहर केशवनगर में। और सबसे बड़ी बात, परिवार के पास उन्हें खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ऐसा लगता है मानो रामलाल के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, हॉब्सन्स चॉइस, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां लगता तो है कि चॉइस है, पर असल में कोई चॉइस होती ही नहीं। रामलाल की हालत बिल्कुल वैसी ही है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो वो अपनी पत्नी को तकलीफ में देखता रहे, या फिर मदद के लिए उस एक इंसान के पास जाए जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। और यहीं पर रामलाल को वो सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को एक तरफ रखकर वो मुखिया से कर्ज मांगने का फैसला करता है। ये वो पल है जो उसकी बेबसी और उसके अपमान की इंतहा को दिखाता है। और कोई दूसरा रास्ता ना होने पर रामलाल मुखिया की हवेली पहुंच ही जाता है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए कर्ज मांगने। पर यह सिर्फ एक कर्ज नहीं है,
नहीं, ये तो उस पूरे सिस्टम के सामने एक तरह का सरेंडर है, जिसका वो अब तक विरोध कर रहे थे। रामलाल का मुखिया की हवेली जाना एक तरह से उसकी हार की शुरुआत थी और खलनायक के जाल का पहला कदम। और जैसे ही रामलाल हवेली से बाहर कदम रखता है ना, असली साजिश सामने आती है। बलराम और उसके पिता की बातचीत से साफ हो जाता है कि ये कर्ज मदद के लिए नहीं, बल्कि एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसे सिर्फ और सिर्फ उनके स्वाभिमान को कुचलने के लिए बिछाया गया था। तो बलराम का प्लान एकदम क्लियर था, एक 3 स्टेप प्लान, बहुत शातिर। स्टेप 1, उन्हें कर्जदार बनाओ, मतलब एक ऐसे वित्तीय जाल में फंसाओ जिससे वो कभी निकल ही ना पाएं। स्टेप 2, उनका अभिमान तोड़ो, उसी कर्ज का इस्तेमाल करके उनकी इज्जत, उनका आत्मसम्मान सब खत्म कर दो। और स्टेप 3, जो कि असली मकसद था, गौरी को हासिल करो। परिवार को इतना मजबूर कर दो कि उनके पास गौरी को सौंपने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। हर कदम बिल्कुल सोच समझ कर उठाया गया था। और फिर मुखिया अपने बेटे की पीठ थपथपाता है। सोचिए, कहानी का अंत इस लाइन पर होता है। ये दिखाता है कि इस तरह का क्रूर बर्ताव वहां सिर्फ सहा नहीं जाता, बल्कि उसे लीडरशिप की निशानी माना जाता है। ये एक ऐसा चक्र है शोषण का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये कहानी सिर्फ हरियापुर गांव की नहीं है ना? ये सत्ता, न्याय और शोषण पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और आज का ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा?